Assalamualaikum everyone. My name is Mayum Naveed and today we are going to learn about some basics of SPSS software. तो जब आप SPSS खोलते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये वाला एक्सेल शीट जैसे दिखने वाली शीट आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेटा व्यू। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन है ये SPSS की, इसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है वेरिएबल व्यू। ओके, सो वेरिएबल व्यू में क्वेश्चनेयर, डेमोग्राफिक्स, इन तमाम चीज़ों की एंट्री होती है और ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है आपके SPSS का। अगर आपने वेरिएबल व्यू में अपनी सारी चीज़ें सही से ऐड की हैं तो आपका डेटा जो है वो बिल्कुल आगे जाके ठीक से एंटर होता है। वेरिएबल व्यू में जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे कॉलम्स हैं, नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग कॉलम, अलाइन, मेजर्स। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेम। नेम वाले कॉलम में हमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी अपने आइटम को या किसी भी अपने क्वेश्चनेयर के क्वेश्चन को अगर आप नेम दे रहे हैं तो आपने नेम वाली जगह पे उसका नाम लिखना है। किसी भी किस्म की स्पेस नहीं देनी। यहाँ आप विदाउट स्पेस लिखेंगे सब चीज़ें। जिस तरह की अगर मैं एज लिख रही हूँ, ठीक है, और अगर मैंने एज ऑफ पार्टिसिपेंट लिखना हो तो मैं एज ऑफ पार्टिसिपेंट विदाउट स्पेस लिखूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप। टाइप का मतलब ये है आपके पास जो आपका वेरिएबल है उसकी एडिशन जो होगी आप करेंगे वो किस तरीके में होगी, क्या वो न्यूमेरिक में होगी या किस तरीके से होगी। अगर न्यूमेरिक में होगी इसका मतलब है कि आप सिर्फ नंबर्स में लिखेंगे और अगर स्ट्रिंग में होगी तो इसका मतलब है कि आप टाइप करके भी अपने क्वेश्चनर का उस तरीके में आंसर दे सकते। बाद हमारे पास आ जाता है विड्थ। विड्थ इज लाइक आप कितने लेटर्स एक आइटम के लिए लिख सकते हैं। डेसिमल के भी यही सीन हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है आपका लेबल। लेबल में आपका ये होता है कि यहाँ आप अपने क्वेश्चनेयर के आइटम को या आप अपने डेमोग्राफिक्स को जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसको प्रॉपरली लिखते हैं जिस तरह के लिखा होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एज का फिलहाल लेबल कर रही हूँ एज। वैल्यूज़ का मतलब ये होता है जो आपकी एंट्री है क्या आपने उसको कोई वैल्यूज असाइन की हैं, जिस तरह के क्या आपने एज की रेंजेस बनाई हैं। अगर आपने बनाई है तो ठीक है, हम इसको फिल करेंगे। अगर आपने नहीं बनाई तो हम इस वैल्यूज को नन रहने देंगे। अच्छा, ऑलराइट। उसके बाद मिसिंग वाले कॉलम को आप स्किप करें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम्स और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं, जो भी आप नेम या एंटर कर रहे हैं वो कॉलम के किस साइड पे आएगा। सबसे जो क्रूशियल पार्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाते हैं मेजर्स। मेजर्स हमारे पास जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्केल, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, ये आप अपने जो आपने एंटिटी एंटर की है उसके लिहाज से आप इसको सिलेक्ट करते हैं कि क्या ये स्केल है, क्या ये ऑर्डिनल है, क्या ये नॉमिनल है। अब मैं आपको बता देती हूँ, स्केल वाली वैल्यूज़ वो होती है कि जिनके अंदर इंटरवल्स या रेशो आ सकते हैं, लेकिन स्केल आप सिर्फ उन वैल्यूज़ या उन एंटिटीज़ को असाइन करते हैं कि जिनमें अगर आप ज़ीरो लिखेंगे तो उसका मतलब जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब ज़ीरो की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एज को स्केल में रख रहे हैं, एज 0 कभी भी नहीं होती। ठीक है, 1 कभी भी आपकी जो एज होती है वो 0 नहीं होती। तो अगर आप एज को स्केल में रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज है उसमें 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इसी तरीके से एज की अगर आप एज के रेंजेस बना दें, वैल्यूज़ में ऐड कर दें कि एज की रेंज पहले है 5 to 10 ईयर्स, दूसरी है 11 to 15 ईयर्स, उस तरीके से फिर ये आपका स्केल नहीं रहेगा, फिर ये आपका हो जाएगा नॉमिनल। बस आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में ये होता है कि आपका जो डेटा आता है वो कैटेगराइज तो होता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। जिस तरह एक बर्थ ऑर्डर हो गया, फर्स्ट बॉर्न, सेकेंड बॉर्न एंड लास्ट बॉर्न। इस तरीके से एजुकेशन में आप पहले मैट्रिक करते हैं, फिर एफएससी करते हैं, फिर बैचलर्स करते हैं, सो। ठीक है, अगर आपके डेटा की इस तरीके की कैटेगरीज बनी हुई है जो कि एक ऑर्डर में है तो आप उसको मेजर को ऑर्डिनल करेंगे। और नॉमिनल डेटा में ये है कि कैटेगरीज तो आया बनी होती हैं लेकिन उन कैटेगरीज की कोई डायरेक्शन या कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। जिस तरह अगर आप रिलीजन है, रिलीजन में आप कैटेगरीज डाल दें, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, तो ये कैटेगरीज तो बनी हुई है लेकिन इनका किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है। तो वो जो आपकी एंटिटी है रिलीजन,
उसका मेजर आपका हो जाएगा नॉमिनल। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग नेम में स्पेस नहीं डालते, मैं अब यहाँ लिख रही हूँ बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर में जो मैंने उसको वैल्यूज देनी है वो मैंने न्यूमेरिक में देनी है, इसलिए मैंने टाइप न्यूमेरिक लिखी है। लेबल में उसको बर्थ ऑर्डर दूंगी। यहाँ हम करेंगे इनकी वैल्यूज, इसको वैल्यूज असाइन। जिस तरह अगर वैल्यू में फॉर एग्जांपल दे रही हूँ 1, तो उसका लेबल है फर्स्ट बॉर्न, ऐड कर दूंगी। सेकंड मैं वैल्यू जो सेकंड किसको दे रही हूँ, मिडिल बॉर्न को, देन आई विल ऐड। एंड मैं थर्ड असाइन कर रही हूँ लास्ट बॉर्न को। इसका मतलब ये है कि जब मैं डेटा में बर्थ ऑर्डर में 1 लिखूंगी तो इसका मतलब है कि जो जिस पार्टिसिपेंट ने वो डेटा लिखा है वो फर्स्ट बॉर्न है। इसी तरीके से जो ये ऑर्डर है ये ऑर्डिनल में जाएगा। इस तरीके से हम इस डेमोग्राफिक्स अपने ऐड करते जाते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक स्केल की एंटिटी को मैं ऐड करके दिखाऊं। हम स्केल ले लेते हैं डैस्ट, राइट। अब डैस्ट एक स्केल है जो कि हम यूज करेंगे एज एन एग्जांपल है। इसके लिए हम जाएंगे डैस्ट के स्केल में, उसका सबसे पहला आइटम है उसको हम कॉपी कर लेंगे एंड लेबल में जाके उस पूरे आइटम को हम पेस्ट कर देंगे, लेकिन नेम में हमने उसको सिर्फ एक नाम देना है, वो है डैस्ट 1। इसका मतलब हो जाएगा आइटम नंबर 1। अब हम देख रहे हैं कि आगे इसके ऑप्शन में उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई है येस और नो। इस तरीके से हम SPSS में जाएंगे, इसकी वैल्यूज को असाइन कर देंगे। हमारी मर्जी है हम 1 येस को करें या हम 1 नो को करें। यहाँ मैंने 1 येस को किया है और 2 हमने दिया है नो को, और हम भी कर देंगे ऐड। अच्छा, अगर आप कोई भी स्केल की वैल्यूज ऐड कर देंगे, आप ये याद रखें आप उसका मेजर स्केल ही डालेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चनर यूज किया है और उसकी एंटिटीज यहाँ ऐड की हैं, तो आप उसको हमेशा जो मेजर करेंगे वो आप करेंगे स्केल में। इसी तरीके से हम उसका एक सेकंड वाला भी ले लेते हैं एंड इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट करके ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर 1 को येस कर देंगे एंड 2 को हम नो कर देंगे। ये हमने ध्यान में रखना है कि अगर हमने पहले आइटम में 1 को येस किया है, मतलब येस को हमने 1 वाली वैल्यू असाइन की है, तो हम आगे वाले में भी ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आगे हम उसको चेंज नहीं करेंगे। खैर, इसी तरीके से हम सारी जो है वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीका ये है कि आप वैल्यूज जिस तरह रिकरेंट आ रही होती है कि जैसे, तो आप उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम लास्ट वाला आइटम ऐड कर लेंगे अपने क्वेश्चनेयर का, कॉपी करके जाके हम उसको पेस्ट करेंगे उसके लेबल में। नाम यूनिक होगा, नेम में कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 इस तरीके से ऐड होगा। टेस्ट 1 कभी भी नेम में आपका दोबारा ऐड नहीं होगा। आपका नेम वाला जो लेबल होता है वो हमेशा यूनिक होगा, उसमें कोई भी चीज़ रिकरेंट नहीं होगी। इस तरीके से हमारा जो है वो एक वेरिएबल व्यू में हमने एक क्वेश्चनर भी ऐड कर दिया और हमने कुछ डेमोग्राफिक्स भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा व्यू। डेटा व्यू में हम वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चनर पे फिल किए होते हैं। जिस तरह के अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने डालूं कि एज को हम 18 कर देते हैं, बर्थ और लेट्स से मिडिल कर देते हैं, फैमिली सिस्टम हम न्यूक्लियर कर देते हैं, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस हम सिंगल करके मैं जस्ट हाइपोथेटिकली इन सबको येस और नो में ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चनर देख के नहीं फिल करी, मैं ये सब हाइपोथेटिकली करी हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इस तरीके से हमने पहले पार्टिसिपेंट की सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर। अब हमारे पास ये जो बटन आ जाता है, ये जो आपके पास ऊपर एक एरिया है A और 1, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप वेरिएबल व्यू को न्यूमेरिकल व्यू में देख सकते हैं। सारी वैल्यूज जो हम लोगों ने असाइन की थी वो सारी वैल्यूज आपको नजर आने लग जाएंगी। येस को अगर हमने 1 कहा था तो डैस्ट में येस जो है वो 1 के तौर पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसी बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने वैल्यूज ऐड की थी लिख के वो चीज़ें नजर आने लग जाएंगी। खैर, हमने दूसरा हाइपोथेटिकल है सेंटर का, ठीक है। इसी तरीके से हम हाइपोथेटिकली हमने ऐड किया जस्ट ताकि हम डिस्क्रिप्टिव्स रन कर सकें। अच्छा,
इस तरीके से कुछ केसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने क्या करना होता है, यार यहाँ सिर्फ 4 लोगों का डेटा डाला है, लेकिन आप जब डेटा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का भी डेटा हो सकता है। अब आप मैन्युअली तो उस चीज़ को चेक नहीं कर सकते कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि हो जाती है, ठीक है, कि कहीं डेटा में एंटर करते हुए आपसे किसी पार्टिसिपेंट का कोई जो है वो आंसर मिस आउट ना हो गया हो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम लोग जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज से हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स में। वहाँ जाके हम अपने स्केल की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। हम डेमोग्राफिक्स की भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें वो अलग करनी पड़ेगी। हम स्केल की वैल्यूज़ को अलग तरीके से ऐड करेंगे। हम शिफ्ट दबा के मैंने सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा में सिलेक्ट कर ली है एंड आई विल जस्ट सिंपली प्रेस ओके। ओके, सो नाउ हमारे पास जो है वो एक आउटपुट की विंडो आ चुकी है। हमारे जो सबसे क्रूशियल है वो ये n होता है। n का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे। अब हर जगह 4 है सवाए आइटम नंबर 3 में। इसका ये मतलब है कि आइटम नंबर 3 में किसी एक पार्टिसिपेंट का डेटा हमसे एंटर नहीं हुआ। अब हम लोग मैन्युअली भी उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेटा कम है तो हम उसमें एक ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर उसमें उस पहले वाले लोगों ने 2 को ज़्यादा फिल किया है, तो मैंने हाइपोथेटिकली 2 एंटर करके दोबारा वो एनालिसिस रन किया है, तो हमारे पास जो n है वो सबका 4 आया है और टोटल भी हमारे पास सबका 4 ही आएगा। This was it for this video. I hope it was easy for you to learn. Allah Hafiz.